हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। में राजीव अवस्थी। हमारे यूट्यूब चैनल मेक लर्निंग और पैशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो जीके की हिस्ट्री जीके की सीरीज आ रही है, हमारे भारत के इतिहास को जानो। इसमें हम आपको प्रागैतिहासिक काल से लेकर के हम आधुनिक ऐतिहासिक काल तक ले जाएंगे। 6, 7, 8 क्लास का हमारा टारगेट है। इसमें एकेडमिक और साथ ही एकेडमिक के साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एकेडमिक में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बेसिक के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन सभी को मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। जैसा कि आप शीर्षक में देख रहे हैं, हमारे पास जो शीर्षक लिखा हुआ है, इस शीर्षक में आप देख रहे हैं अकबर का युग। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो रहे हैं, इसमें हमने आपको पहले मुगल काल से पहले सल्तनत काल के बारे में बताया था। सल्तनत में आपको 5 वंश थे, उन पांचों वंश के गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इसके बाद आपको बताया था मुगल वंश, इसकी स्थापना बाबर ने की थी। फरगना का जो शासक था जहीरुद्दीन बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपने आप को गाजी और इसके बाद आपको हमने बताया था इसी बीच बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, और यहाँ पर एक बार मुगल साम्राज्य संकट में पड़ गया था। 15 वर्षों के लिए मुगलों को निष्कासित किया था, वो था शेरशाह सूरी। और अब हम बताएंगे शेरशाह सूरी वंश की समाप्ति के बाद पुनः हुमायूं ने मुगल वंश स्थापित किया, लेकिन किंतु वह 5 वर्षों के बाद 1555 में वह शेरे मंडल की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा, जो हुमायूं और हमीदा बानो का पुत्र था, और इसने सही अर्थों में अकबर ने ही मुगल साम्राज्य की सत्ता को मजबूती प्रदान की थी। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैं आपको हाईलाइट अवश्य करूंगा, और इन्हीं से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जो हमारा टाइटल है वो है अकबर का युग। इसका समय दिया गया है 1556 और 1605। देखिए, 1530 से लेकर 1540, 1530 और 1540 में, 30 और 40 में हुमायूं का शासन था। लेकिन 1540 में जो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसने शेरशाह ने हुमायूं को भारत से निष्कासित कर दिया था, और हुमायूं को फारस में जाकर के शरण लेनी पड़ी थी। इसी बीच हुमायूं के एक पुत्र पैदा हुआ, इसका नाम था अकबर, हमीदा बानो से। और यह अकबर, जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर मात्र 13 वर्ष का था। तो हम चलते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। पार्ट 10 अकबर का युग, कक्षा 7 की हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, परंतु उसे स्थायित्व प्रदान करने का कार्य अकबर ने किया। गुप्त वंश के लगभग 1000 वर्ष बाद अकबर ने भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधा। अकबर एक महान विजेता होने के साथ ही प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था। लगभग आपकी उम्र का हुमायूं के विश्वास पात्र बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया। वही बैरम खां अब्दुल रहीम खान खाना के पिता। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां की देख रेख में राजकाज करता था, और अकबर को स्थापित करने का भी श्रेय बैरम खां को ही जाता है, क्योंकि जो हेमू के बीच जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, उसमें अकबर को स्थापित करने का पूरा श्रेय बैरम खां को ही जाता है, क्योंकि उस समय अकबर अल्पवयस्क था और उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। तो आइए पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करते हैं 1556 में। देखिए, पानीपत हमेशा से ही भारत के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोधी के बीच हुआ, द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ, और तृतीय युद्ध अंग्रेजों वाला आपको याद होगा, पानीपत का तृतीय युद्ध। अफगान शासक आदिल शाह का सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 ईस्वी में हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हेमू की सेना पराजित हुई और पंजाब, आगरा और दिल्ली अकबर के अधिकार में हो गए।
पता है कि आपको एक कहानी बताते हैं छोटी सी। हेमू के आक्रमण के समय बैरम खां ने अपने दरबार में एक सरदार का सरेआम सर काट दिया। क्यों? उसको पता था कि हेमू के सामने, विशाल सेना के सामने अकबर की मुगल सेना नहीं टिक पाएगी, लेकिन उसने अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए तुरंत ही उसका सर कलम कर दिया। ये था बैरम खां, और अंत में बैरम खां को भी की भी हत्या अकबर ने ही कराई थी। ये है राजनीति। अब आता है साम्राज्य विस्तार। देखिए, अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई, सुलह की नीति अपनाई। अकबर ने आमेर के राजपूत शासक राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई, जिसका नाम जोधाबाई था, से विवाह किया। आज खुशी का दिन है, अकबर से हमारा रिश्ता जुड़ गया। ये पहले राजपूत राजा थे। जी हाँ, आप सही कहते हैं महाराज। तो उसने विवाह की नीति भी अपनाई। देखिए, अकबर का यह विवाह हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भावना बढ़ाने की कोशिश थी। इससे उसकी धार्मिक सहिष्णुता का भी पता चलता है। अब देखिए, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर राणा प्रताप भीषण युद्ध करते हुए बुरी तरह घायल हुए। उन्हें परिवार सहित जंगल का आश्रय लेना पड़ा। यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला। अकबर ने, देखिए, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, अधीनता भी स्वीकार करवाई, युद्ध भी किए, और सभी नीतियां अपनाई साम्राज्य को मजबूत करने के लिए। अकबर ने आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के राजपूतों को दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। राजपूत राजा भगवान दास तथा पुत्र मानसिंह को दरबार में सबसे ऊंचा स्थान दिया। महाराज, आपके द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर की समाप्ति, तो हिंदू अति प्रसन्न है, तो अकबर ने जजिया कर की समाप्ति भी कर दी थी। यह सुनकर मुझे खुशी हुई मानसिंह। यह जरूरी है कि हिंदू मुझ पर विश्वास करें। यहाँ पर एक चित्रकथा दिखाई गई है जिसमें हिंदुओं के द्वारा अकबर को सम्मान दिया गया। कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु मेवाड़ के राणा प्रताप ने झुकने से इनकार कर दिया। वही राणा प्रताप जिनके घोड़े का नाम चेतक था। तो अकबर ने क्या कहा, ठीक है, अब राणा प्रताप पर आक्रमण किया जाए। अब हुआ क्या, 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में भीषण युद्ध हुआ, और थोड़ी संख्या में होते हुए भी राणा प्रताप ने मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी। ये रहे राणा प्रताप का चित्र युद्ध करते हुए। यह है इनका घोड़ा, और इन्होंने अपने जीते जी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये पहले राजा हुए। देखिए, राणा प्रताप भीषण युद्ध करते हुए बुरी तरह घायल हुए। उन्हें परिवार सहित जंगल का आश्रय लेना पड़ा। उन्होंने प्रण किया, जब तक मेवाड़ को वापस नहीं ले लेते वे घास की रोटी खाएंगे, जमीन पर सोएंगे और सभी सुखों का त्याग कर देंगे। राणा प्रताप ने आजीवन अपने इस प्रण का पालन किया। राणा ने 20 वर्षों के संघर्ष में देवार, उदयपुर और कोमल सिर स्वतंत्र करा लिए, किंतु चित्तौड़ व अजमेर अकबर के कब्जे में ही रहा। यही राणा सांगा का नाती था, जिसको बाबर ने हराया था। अकबर राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझता था, अतः उसने राजपूत राजपरिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अन्य विजय भी की। अकबर यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार की दृष्टि से दक्षिण पूर्व एशिया का तो भारत से बहुत ही पुराना जुड़ाव रहा है, चाहे अफगान को, मंगोल को, चाहे आप किसी को ले सकते हैं। गुजरात और बंगाल प्रांत बहुत महत्वपूर्ण थे, जिन पर अकबर ने अपना अधिकार कर लिया था। इससे राज्य की आमदनी बढ़ी। देखिए, गुजरात जो पश्चिमी तट पे था और बंगाल पूर्वी तट पे था, ये समुद्र से यहाँ से बहुत बड़ी आय होती थी विदेशों से। दक्षिण में अकबर का अहमदनगर की रानी चांद बीवी से युद्ध हुआ। ये दक्षिण में कर्नाटक में पड़ता है अहमदनगर। यहाँ पर आपको पता होगा बहमनी साम्राज्य था पहले। अकबर ने अहमदनगर की कुछ भागों को अपने अधिकार में कर लिया। इसमें गोंडवाना मध्य प्रदेश की शासक दुर्गावती को भी हराया। चांद बीवी, यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, इसमें चांद बीवी जो है वह खुद मुगल सेना का सामना करती हुई अपनी सेना को आक्रमण का आदेश देते हुए दिखाया गया है। इस तरह अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कश्मीर से अहमदनगर से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। अहमदनगर काबुल तथा बंगाल तक फैला हुआ था।
यहाँ पर आप जो मानचित्र देख रहे हैं, इस मानचित्र में आपको अकबर के साम्राज्य के बारे में दिखाया गया है। देखिए, ये पूर्व का जो बंगाल है, उड़ीसा है, और यहाँ पर आपका अफगानिस्तान, काबुल, कंधार तक। तो ये पूरा उत्तरी भारत, और दक्षिण में भी यहाँ अहमदनगर और बीजापुर, ये सब आपको गोंडवाना, इन सभी का अपने अधिकार में कर रखा था अकबर ने। अब हम आते हैं आगे शासन व्यवस्था पर। देखिए, अकबर की शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। अकबर ने साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई स्तरों में बांट रखा था। प्रशासन के कार्यों की देखरेख के लिए केंद्र से लेकर गांव तक जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अकबरकालीन प्रशासनिक ढांचा क्या था? केंद्र, प्रांत, परगना और गांव, वही चार एक वाला। सबसे छोटी इकाई प्रशासन की गांव। गांव का मुखिया मुकद्दम या प्रधान, पटवारी, चौकीदार, कानून एवं व्यवस्था, राजस्व का विवरण और सुरक्षा का दायित्व। मुकद्दम जो था प्रधान, कानून एवं व्यवस्था, पटवारी राजस्व का देखता था और चौकीदार सुरक्षा का दायित्व देखता। परगना, परगना में सिकदार, आमिल, कानूनगो और फौजदार, ये चार अधिकारी होते थे। सिकदार कानून व्यवस्था का, आमिल राजस्व वसूली, यहाँ पटवारी राजस्व का था गांव में, और यहाँ आमिल राजस्व वसूली का, कानूनगो उपज एवं राजस्व का विवरण, और फौजदार कोष की व्यवस्था। प्रांत में आते थे सूबेदार, दीवान एवं कोतवाल। सूबेदार कानून व्यवस्था, फौजदारी, प्रांतीय दीवान राजस्व वसूली, आय विवरण, और कोतवाल नगर प्रशासन, जो कि चौकीदार का काम, वही कोतवाल का काम। अब था बादशाह। बादशाह सर्वे सर्वा, वजीर एवं दीवान, वित्त एवं नियंत्रण, जो उसके खास हुआ करते थे। तो वित्त एवं नियंत्रण की देखभाल करने के लिए तो ये था, चार व्यवस्था थी: गांव, परगना, प्रांत और केंद्र, और केंद्र का सर्वे सर्वा राजा। अब आती है मनसबदारी व्यवस्था। देखिए, मनसबदारी क्या था? इसमें अकबर बिना सदर सेना के न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और ना ही उस पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। इसके लिए अकबर को अपने सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों को सुसंगठित करना था। उसने इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति मनसबदारी व्यवस्था से की, जिसमें सेना, सामंत वर्ग और शासकीय अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे बड़े मनसबदार यानी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी थे। साधारणतः मनसब का अर्थ होता है पद अथवा प्रतिष्ठा है, अतः मनसबदारी शाही सेवा में पदवी धारण करने वाले व्यक्ति होते थे। विभिन्न अंकों की संख्या अधिकारियों के पदों को निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई गई। सबसे छोटा मनसब 10 का और सबसे बड़ा मनसब 10,000 का होता था। बाद में 12,000 तक की संख्या के मनसब दिए गए, और मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे बादशाह के खिलाफ। देखो, उसने राज्य को छोटी इकाई में बांट दिया, इसको मनसब व्यवस्था कहते हैं। और मनसब के भी अलग अलग स्तर होते थे, तो न्यूनतम 10 और अधिकतम 1,000, और बाद में 10,000, बाद में 12,000 तक की मनसबदारी की व्यवस्था की गई थी। अब आते हैं हम धार्मिक नीति। अकबर की नीतियों में सबसे विशेष नीति यही थी, धार्मिक नीति। और इसी धार्मिक नीति के समय उसका शासन 1556 से लेके 1655 यानी कि पूरे 50 वर्ष तक रहा, और उसने बहुत अच्छे समय तक राज्य किया। इतना मुगल काल में किसी शासक का राज्य नहीं रहा। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण से पता चलता है, जिसमें वह सभी धर्मों के गुरुओं से उनके धर्म की अच्छी बातों को सुनता और उन पर चर्चा करता। उसने इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नया धार्मिक मार्ग, दीन ए इलाही, बहुत पूछा गया प्रश्न है, दीन ए इलाही किसने चलाया था? तो अकबर ने। यह एक धर्म था की रूपरेखा बनाई। इसका उद्देश्य धार्मिक एकता स्थापित करना था। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिससे इतने बड़े राज्य का काम शांतिपूर्ण ढंग से चल सके तथा सब लोगों का समर्थन मिलता रहे। इस नीति को अकबर के बाद आने वाले मुगल बादशाहों ने भी अपनाया। इस नीति पर हम भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। इससे एक दूसरे के प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलते हैं। इस नीति का पालन करते हुए राजमहल में अकबर ने हिंदू, पारसी आदि धर्म की कुछ रीतियां माननी शुरू कर दी। गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबिल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन, बतीसी व विज्ञान की भी बड़ी कई पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया, ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें
पढ़कर समझ सकें। उसके यहाँ 9 रत्नों का भी एक एक समिति थी, जिसमें अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों को रखा गया था। इसको नवरत्न कहा जाता था। इसमें अकबर, बीरबल, तानसेन और ऐसे बहुत से नाम हैं, टोडरमल, रहीम। अकबर ने हिंदुओं से तीर्थ कर तथा जजिया कर हटा दिया। उसने एक ऐसे साम्राज्य की आधारशिला रखी जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के समान अधिकारों पर आधारित था। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में राज्य अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक विषयों में उदार और चेतना तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला बन गया। साहित्य की बात करते हैं। अकबर सदैव विद्वानों से विचार विमर्श करता था। इस समय की राजभाषा फारसी थी। इस समय अबुल फजल फैजी बदायूनी उच्च कोटि के लेखक साहित्यकार थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया। अब्दुल रहीम खानखाना के हिंदी में लिखे दोहे आज भी लोकप्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी इसी समय की। इस समय हमारे देश में कागज पर लिखने का कार्य आरंभ हो गया था। यद्यपि इसकी शुरुआत चीन में हुई थी। कागज का आविष्कार बताया हमने आपको, चीन में हुआ था, और पुस्तक का आविष्कार भी चीन में ही हुआ। प्रमुख संगीतकार तानसेन अकबर के प्रमुख दरबारियों में से एक थे। देखिए, अब नवरत्नों की बात करते हैं। अकबर के नवरत्न, सामान्य रूप से रत्न का मतलब होता है पत्थर का टुकड़ा, लेकिन वह बेशकीमती होता है। लेकिन अपनी विशिष्ट पहचान के कारण कुछ पत्थरों को रत्न का दर्जा मिलता है। इसीलिए अकबर ने भी ऐसे विशिष्ट गुणों वाले प्रतिभावान एवं बुद्धिजीवी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें अपने दरबार में नवरत्न की उपाधि दी। मुल्ला दो प्याजा, हकीम उमाम, अब्दुल रहीम खानखाना 3, चौथा अबुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह को भी नवरत्न की उपाधि थी। राजा टोडरमल, फैजी एवं राजा बीरबल उनके दरबार के नवरत्न थे। और आपको पता होगा अकबर एवं बीरबल के किस्से तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब आती है बात कला की। देखिए, अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया और इसे कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी बनाया। इस नगर में उसने भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। अब देखिए और भी देखते हैं। ये आप इमारतें जो देख रहे हैं, इनमें प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं, नीचे देखिए चित्रों को देखिए, इमारतों के बारे में जानिए। पहली है ये फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया जोधाबाई महल। बताया, ये जोधाबाई उनकी पत्नी का नाम था। हवा लेने के लिए बनाया गया 5 मंजिला वाला पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। अगला है आगरा के लाल किला में स्थित दीवाने आम और दीवाने खास। देखिए, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम में क्या था, जैसे आपने पिक्चर देखी उसमें दिखाया गया होगा, इस तरह का एक स्टेज बनाई गई थी। दीवाने आम, आम से मतलब आम जनता से मिलने के लिए यह भवन था, और दीवाने खास यहाँ मंत्रियों से साथ मंत्रणा करने के लिए था। अकबर अपने दीवाने आम में राज्य के लोगों से मुलाकात करता था। दीवाने खास में अपने मंत्रियों से शासन संबंधी मंत्रणा करता था। अब यह बुलंद दरवाजा, ये फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी नगर ही बसाया और फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा, और इस बुलंद दरवाजा को गुजरात विजय स्मारक के रूप में बनवाया था। सलीम शेख चिश्ती की दरगाह, फतेहपुर सीकरी आगरा, अकबर द्वारा निर्मित, परंतु जहांगीर द्वारा इस पर सफेद संगमरमर में की इमारत बनवाई। सफेद संगमरमर का काम जहांगीर ने कराया था। और इनके जो इसको संत को काफ़ी मानते थे, सलीम चिश्ती को, तो उसकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में ही है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। और दीवाने आम, दीवाने खास ये आगरे के लाल किले में है। देखिए, जयपुर में हवा लेने के लिए पंचमहल की तरह एक इमारत थी, उसका नाम था हवा महल। ये इन्होंने नहीं, अकबर ने नहीं बनवाई थी, ये वहाँ के ही राजा ने बनवाई थी। जयसिंह, मिर्जा जयसिंह के द्वारा बनाया गया था हवा महल, और यहाँ पर बनवाया था पंचमहल, ये फतेहपुर सीकरी में। तो ये थे अकबर के समय के वास्तु। अब आते हैं हम पाठ के अंत में। देखिए, समय रेखा, समय रेखा में क्या है, हम 1500, ये 1500, 1550, 1600, 1650, तो ये जो लाल लाइन देख रहे हैं, ये अकबर का काल था। अकबर का काल आपको पता होगा 1556 से 1605 तक। और मुगल साम्राज्य की स्थापना तो 1526 से हुई है, यहाँ 1500 दिखा रहे हैं, तो ये 1605, 1500 के बाद 1600 आएगा,
1505 ईस्वी तक का अकबर का समय था। 1526 में बाबर, 30 तक बाबर रहा, 30 से 40 तक हुमायूं, फिर हुमायूं हट गया, 40 से 55 तक सूर्यवंश का राज रहा। अब सूर्यवंश के बाद पुनः एक वर्ष के लिए हुमायूं आया और मुगल साम्राज्य स्थापित करने के बाद चल बसा। केवल वह साम्राज्य को पुनः स्थापना के लिए आया था, फिर उसको स्थायित्व दिया अकबर ने। चलिए अब बात आती है इबादत खाना की। इबादत खाना कहते हैं प्रार्थना गृह, जैसे हम लोग मंदिर या मस्जिद बोलते हैं, तो इसमें सभी धर्म के लोग करते थे। पंचतंत्र एक पुस्तक थी जिसमें नीति कथाओं के संकलन था। ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी हुई, आचार्य विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक। संरक्षक नाबालिग की देखभाल के लिए नियुक्त व्यक्ति, जैसे अकबर का जो संरक्षक था बैरम खान, अब्दुर्रहीम खान खाना के पिताजी, तो उनको वह अकबर की नाबालिग था, उनकी देख रेख के लिए रखा गया था। दीन ए इलाही, अकबर ने एक धर्म चलाया था, एक चलाया गया धार्मिक मार्ग जिसको दीन ए इलाही की रूपरेखा में सभी धर्मों के मूल तत्वों को समाहित किया गया था। अकबर के संरक्षक का क्या नाम था, बार बार बताना है यही आपको, बैरम खां। और इसकी हत्या भी बाद में अकबर ने ही कराई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और कहां किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच। उस समय अकबर तो अल्पवयस्क था। 1556 में अकबर और हेमू, यह असली लड़ाई लड़ी थी बैरम खान ने और हेमू ने। अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई थी? अकबर ने आपको साम्राज्य बढ़ाने के सुलह कुल की नीति अपनाई थी। वैवाहिक संबंध, अधिकार, अधीनता, मित्रता, कुछ भी करो लेकिन अपने साम्राज्य का विस्तार करो। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? 1576 में, याद कर लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और कहाँ? हल्दी घाटी। महाराणा चेतक की वीरता बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। गुजरात और बंगाल विजय से राज्य को क्या लाभ मिला? भैया देखिए, गुजरात जो है पश्चिमी तट से लगा हुआ था और बंगाल जो था पूर्वी तट से समुद्री सीमा से लगा हुआ है। और यहाँ जो विदेशों से व्यापार होता था जल मार्ग के द्वारा, इससे राज्य को आमदनी होती थी, इसलिए उसने गुजरात और बंगाल को महत्व समझा। चांद बीबी अहमदनगर की शासका थी। अहमदनगर दक्षिण का एक राज्य था कर्नाटक का, इसको भी अकबर ने जीता था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया? अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए दीन ए इलाही चलाया, सुलह कुल की नीति अपनाई, हिंदू और मुस्लिमों को वैवाहिक संबंध स्थापित किए हिंदू राजाओं से। हल्दी घाटी का युद्ध, सही विकल्प चुनिए। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? भैया अकबर ने कराया। अच्छा, अब आती है गतिविधि और प्रोजेक्ट वर्ग। अब हम इसको देखते हैं। हमारा वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।